अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स। मेरा नाम है सुनील। मैं जो है पाक व्हील्स एक्सपर्ट रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जिस प्रोडक्ट का एक्सपर्ट रिव्यू करने जा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट मेरे बहुत दिल के भी करीब है, जेब के भी करीब है, बिकॉज पिछले 2-3 महीने से मैंने इस प्रोडक्ट को बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया है। और जब ये आई थी तो अपनी कैटेगरी में मोस्ट हाई प्राइस प्रोडक्ट थी और आज भी मेरे ख्याल से सबसे हाई प्राइस प्रोडक्ट है। तो विदाउट फर्दर डिले हम चलते हैं। आज की प्रोडक्ट का नाम है जी ईवी की C1 एयर। इससे पहले आप हमारे चैनल के ऊपर ईवी की C1 और C1 प्रो का रिव्यू देख चुके हैं। उन दोनों प्रोडक्ट को मैंने एक्सटेंसिवली यूज़ किया था और मुझे उसमें थोड़ी सी चीज़ जो लैग फील हो रही थी, तो मुझे इसमें लगता था कि उसकी जो क्रूजिंग रेंज है वो कम है, पावर थोड़ी कम है। और मैं जब अपने दोस्त हैं जिनकी कंपनी है उनसे डिस्कस कर रहा था तो उन्होंने मुझे बोला कि जी हमारी एक नई प्रोडक्ट आ रही है C1 एयर के नाम से। मैंने कहा ये तो आप आईफोन वाली कैटेगरी पे चले गए हैं कि एयर प्रो मैक्स और ये आगे से आगे चली जा रहे हैं। बट C1 एयर जो है उन्होंने मुझे जब आई उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जी अगर आप लेना चाहते हैं तो बताएं। सो कलर चॉइसेस जो है मैंने उनसे पूछा कि जी वाइट, रेड, ब्लू, येलो क्या क्या है, तो उन्होंने कहा जी इसमें सिर्फ 2 कलर आते हैं, एक मैट ब्लैक और एक सिल्वर कलर। सो आई चोज दिस मैट ब्लैक फॉर माई सेल्फ और मैंने तकरीबन इसको 2200 किलोमीटर अब चलाया और आज आप लोगों के लिए इसका एक्सपर्ट रिव्यू लेके आया हूँ। अगर इसकी लुक्स की बात करें तो ओवरऑल जितने भी आपको ईवी प्रोडक्ट्स हैं उन तीनों की लुक्स एक जैसी ही है, बट जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो इसकी हेडलाइट है। हेडलाइट के बीच में आपको एक इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल का डिज़ाइन मिलेगा जो कि इसकी रेयर लाइट में भी मौजूद है और बहुत खूबसूरत है। जिस तरह मैंने आपको बताया, फ्रंट हेडलाइट के अंदर इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल की एक डिज़ाइन है, वो इसकी ब्रेक लाइट है। साइड पे जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत LED में है। नीचे आपके पास लाइसेंस प्लेट की जगह आगे और उसके ऊपर भी LED लाइट्स है। ये पीछे वाली सीट का जो मुझे इन्होंने बैक कुशन दिया है ये बड़ा खूबसूरत लगता है। साथ इसकी जो स्टैंड है ये पीछे से बाइक को एक बड़ी बल्की लुक दे रहा है। इसके अलावा ये स्टोरेज स्पेस है, इसमें 25 लीटर की स्टोरेज स्पेस है। इसके अंदर मैं अपना हेलमेट भी रख लेता हूँ और इसके साथ साथ इसके अंदर इसकी चार्जिंग जो है वो भी मैं साथ रखता हूँ, बिकॉज एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर रेंज एग्जाइटी हमेशा में रहती है। बेशक जितनी मर्जी रेंज हो, इलेक्ट्रिक बाइक हो, गाड़ी हो, कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन हो, रेंज एग्जाइटी जो है वो इसके साथ मेरा ख्याल है पार्ट एंड पार्सल ऑफ पैकेज है। साइड पे अगर आप आ जाएँ तो आपको यहाँ पे स्टिकरिंग नज़र आएगी जिसके अंदर सिल्वर एंड रेड लाइनिंग जा रही है। यही स्टिकर आपको सिल्वर कलर वाले जो है उसमें भी मिलेगा। सो ओवरऑल अगर आप बाइक की साइड प्रोफाइल देखें तो इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ मैट ब्लैक एंड सिल्वर कलर। काफ़ी जगह इन्होंने सिल्वर कलर से प्ले किया है। आपके जो रेयर व्यू मिरर हैं उनके ऊपर सिल्वर लाइनिंग है। ये पिलियन राइडर के लिए जो स्टैंड है इसके ऊपर सिल्वर लाइनिंग है। साइड में यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग है, पीछे ग्रैब हैंडल पे सिल्वर लाइनिंग है। तो पूरी बाइक जो है वो मैट ब्लैक और सिल्वर का कम्बिनेशन जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन में 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि वो कितना चलती है एक चार्ज में, और जो वो 0 to 100 एक तो यानी उसका अगर चार्जिंग जो है साइकिल वो कितने टाइम में पूरा हो जाता है। बिकॉज अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी तो लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं होता। दिस मशीन जो इसका क्लेम है C1 एयर का वो 120 किलोमीटर वो कहते हैं जी पूरे चार्ज पे देती है और इसका चार्जिंग टाइम जो है वो 5 से 6 घंटे क्लेम कर रहे हैं। अब आगे रिव्यू में आपको बताएंगे कि वो कितना हमने उसको पाया है कि भाई वो कितना प्रैक्टिकल है या हम कितने मोड पे चलाएंगे तो क्या होता है। अगर हम अभी बाकी आपको इसका ओवरव्यू बता रहे थे, इसके मीटर की तरफ अगर हम चलें और इसके स्टीयरिंग व्हील पे आ जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है ना बटन दिए हुए हैं। वो हमने क्योंकि ओवर टाइम मैंने इसको काफ़ी चलाया तो मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे नीचे ये रिवर्स का बटन है जो कि आम बाइक्स में नहीं होता, ये बड़े इफेक्टिव है रिवर्स। इसके अंदर आप इसको प्रेस करके अगर बाइक को चलाते हैं तो ये रिवर्स में चली जाती है जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसको छोड़ दिया अब आप चलाएंगे तो आम नॉर्मल गियर में फ्रंट पे जाती है। सो ये आम बाइक्स में नहीं होता। मुझे लगता है कि काफ़ी इफेक्टिव है, ख़ासतौर पे अगर आपने कभी रश वगैरह में बाइक खड़ी की और आपने निकालनी हो तो आप अपने जो लेग मसल जो है उनको रेस्ट दे सकते हैं और उसको रिवर्स कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स का स्विच है। अगेन एक चीज़ जो मुझे फील होती है इसमें, आम कन्वेंशनल बाइक में जब आपका इंडिकेटर ऑन होता था तो वो आपको इंडिकेट भी करता था वॉइस से, वो इसमें नहीं करता। अक्सर होता है कि इंडिकेटर ऑन रह जाता है, तो वो इसके अंदर मुझे एक कमी महसूस हुई थी। ये हेडलाइट का बटन आ गया है, यहाँ पे पार्किंग लैंप्स का बटन है। दिस इज़ जो आपके यहाँ पे S लिखा हुआ है, ये आपके मोड्स हैं। ये आपके 1 2 3 4 जो इसके गियर कह लें या आप इसके 3 ड्राइविंग मोड्स कह लें, यहाँ से आप इस बटन से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हॉर्न है। इसके अलावा आपके यहाँ पे टोटल बताता है कि आपकी बाइक चली कितनी है, ये चार्जिंग, बैटरी की स्टेट क्या है और ये इसका डिजिटल स्पीडोमीटर है। अब 2-3 चीज़ें जिसमें मुझे इतराज़ है, आगे आपको इसको लेके चलते हैं इसके राइड के ऊपर भी। ये अगेन ये किसी एक प्रोडक्ट के साथ नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंड है ये पिलियन राइडर के लिए। और इसमें मैंने ये फील किया कि जब पीछे कोई बैठा होता है ना तो जब इस पर बैठता है तो अगले वाले बंदे की जो है ना लेग स्पेस थोड़ी कम हो जाती है और कपड़े गंदे होने का एहतमाल है। बट अगेन ये आपको थोड़ा बहुत, मैं वैसे ज़्यादातर अकेले चलाता रहा हूँ, लेकिन अगर आपके साथ कोई बंदा पीछे बैठा हुआ है तो थोड़ा आपको या तो बर्दाश्त पैदा करनी पड़ती है।
या कोऑर्डिनेशन आपकी ना आपस में बेहतर होनी चाहिए। खैर थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गए रिव्यू से। तो इसमें जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी एक फील हो रही है पूरी कैटेगरी में, किसी एक में नहीं है, कि किसी भी बाइक में या किसी भी इलेक्ट्रिक ये जो 2 व्हीलर या 3 व्हीलर हैं, इनमें ये आपको बैटरी की स्टेट तो ज़रूर दिखाता है, आपको माइलेज भी दिखा रहा है, डिस्टेंस टू एंड नहीं बताता। और डिस्टेंस टू एंड कितनी जो है कितने ट्रिकी चीज़ है कि यहाँ तो आपकी मेमोरी बहुत तेज़ हो, आपको पता हो कि मैंने लास्ट चार्ज जब लगाया था उसके बाद मैंने इसको कितने किलोमीटर चलाया तब तो ठीक है, वरना ये जो बैटरी का इंडिकेटर है ये बड़ा जो है ना कई जगह ट्रिकी हो सकता है। ये आप इसको पूरा ये शो कर रहा है अभी आपको, आप इसको थोड़ा सा रेस ज़्यादा देते हैं या लेवर को ज़्यादा प्रेस करते हैं, ये एकदम एक डॉट पे आ जाता है। और आप मिडल ऑफ रोड आपको ना खड़ा भी कर सकता है अगर आपको नहीं पता कि यार मैंने एक्चुअली कितनी चलाई हुई है। सो अगर मल्टीपल यूज़र बाइक को यूज़ कर रहे हैं ना तब तो बहुत मसला है, बिकॉज हमारे यहाँ अक्सर होता ही है कि घर पे एक बाइक है, बहन भाई सारे लोग शेयर कर रहे होते हैं। पेट्रोल बाइक में तो आपको नज़र आ रहा है कि सामने कितनी उसकी सुई है, पेट्रोल ख़त्म भी हो जाएगा तो आप धक्का दे के मोटरसाइकिल को ले जाते हैं, लिटा के लोग हिलाते हैं, हमारा कौमी खेल है मोटरसाइकिल को सड़क पे गिरा के हिलाना, तो करते करते आप पंप तक पहुंच जाते हैं। इस केस में आप पंप तक नहीं पहुंच सकते, आपने इसको चार्जिंग पे लगाना है। एंड फ्रॉम गेटिंग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए भी 5-10 किलोमीटर की आपको चार्जिंग रिक्वायर्ड है, उसके लिए जो मिनिमम चार्जिंग टाइम है ना वो 5-10 किलोमीटर के लिए वो भी 1 घंटा है। सो मोबाइल की तरह आप चार्जर साथ ले लेके लोगों के ना बिजली चूसने के चक्कर में रहते हैं। तो ये कैटेगरी का एक मसला है, ये मेरे ख्याल से इस एक बाइक के साथ नहीं सब बाइक के साथ है। मेरे ख्याल से विनर वो होगा जो कि इस कैटेगरी के अंदर या तो कोई ऐप डेवलप कर लेगा, जो भी मैन्युफैक्चरर जिसके ऐप के अंदर आपको अपनी यूजेज मिल रही होगी, ताकि अगर फ़र्ज़ करें मल्टीपल यूज़र भी यूज़ कर रहे हैं तो मुझे पता है कि मैं जब बाइक के उसमें प्रोफाइल में जाऊँगा मुझे पता होगा कल कितने किलोमीटर चल गई है, रात चार्ज कितने बजे लास्ट हुई थी। तो उस लिहाज से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। आई अंडरस्टैंड द लिमिटेशन कि DTE डिस्टेंस टू एंड जो वो गाड़ियों के अंदर भी उतना रिलायबल नहीं है, लेकिन फिर भी होता है। इस केस में ये कैटेगरी वालों से, मेरी सब कैटेगरी वालों से एक रिक्वेस्ट ही है, या एक जिसे कहते हैं एक यूज़र इंसाइट दे सकता हूँ, एक मशवरा दे सकता हूँ कि जो भी ऐप पहले डेवलप कर लेगा जिसके अंदर यूजेज और चार्जिंग वो आ रही होगी, तो मेरे ख्याल से वो एक बिग विनर होगा। तो इस मशीन की जो 2 पॉजिटिव बातें हैं, एक तो इसकी क्रूजिंग रेंज 120 किलोमीटर वो क्लेम करते हैं, मैं आपको आगे ड्राइव में बता दूंगा। चार्जिंग टाइम जो है वो इसका बड़ा इंप्रेसिव है। इसका जो चार्जर है वो आपको, अगर आपने इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया हुआ है तो मैक्सिमम 4.5 घंटे या 4 घंटे के अंदर ही आपको पूरा चार्ज कर देता है, विच इज़ गुड। बिकॉज इनकी जो दूसरी प्रोडक्ट थी जो मैंने पहले यूज़ की थी वो C1 Pro और C1 Max जो थी वो तकरीबन 5 से 6 घंटे मिनिमम लेती थी, तो इसका चार्जिंग टाइम कम है, विच मीन्स द चार्जर इज़ मच बेटर दैन द प्रीवियस प्रोडक्ट। और लुक वाइज भी मुझे लगता है कि ये दोनों प्रोडक्ट से बेहतर है। कलर चॉइस हर बंदे की अपनी है, उसमें वाइट, सिल्वर, रेड ज़्यादा कलर थे, एयर के अंदर सिर्फ 2 कलर हैं, मैट, ब्लैक और सिल्वर। सो अब हम चलते हैं इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस की तरफ। जितने भी स्कूटर आए हैं इलेक्ट्रिक, मेरा ख्याल है मैंने अभी तक सारे चलाए हैं, और जो सबसे बेसिक डिफरेंस फील होता है ना सारी प्रोडक्ट्स में, बिकॉज सबकी बैटरी साइज़ फ़र्क है, सबकी जो है चार्जिंग टाइम फ़र्क है, और मेन जो फैक्टर है मतलब जिससे प्राइस डिसाइड होती है वो बैटरी का साइज़ है, उसकी परफॉर्मेंस है, उसकी टॉप स्पीड है। सो C1 के जो जितने भी EV के जितने मॉडल हैं मैंने तीनों चलाए हैं, तो C1 Air, C1 Pro, C1 Max, जितने भी तीनों मॉडल हैं। एंड C1 Air बीइंग द टॉप वन, जब भी आया था तो मेरा ख्याल था कि ये बहुत महंगा है, 3 लाख रुपए का, और इतना महंगा होना नहीं चाहिए। जो बेसिकली C1 Air का जो USP कह सकते हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या यूनिक सेलिंग जो पॉइंट है जो इसको डिफरेंशिएट करता है बाकी दोनों प्रोडक्ट से, वो इसका बैटरी साइज़ है, इसकी मोटर की जो है एफिशिएंसी है, जिसकी वजह से इसके जो फिगर्स आते हैं आपके पास किलोमीटर में भी और स्पीड के भी, वो जो है दोनों प्रोडक्ट से बेहतर हैं। सो दिस C1 Air जो है ये आपको देता है, जो कंपनी का क्लेम है 120 किलोमीटर, और स्पीड देता है मैक्सिमम 70। मैंने तकरीबन 2000 के करीब इसको चलाया, 2000 किलोमीटर, और मुझे जो इसकी अभी तक मैक्सिमम स्पीड मिली है वो 68 है। मीटर पे 70 शो करता है, लेकिन मैंने अपने तौर पे चेक किया वो 68 to 70 ही है। और इसके अंदर 4 गेयर हैं। सो ये राइट साइड पे लेवर के ऊपर आपको गेयर नज़र आ जाता है इसका, आप उसकी मदद से इसको चेंज कर सकते हैं। ये S लिखा हुआ है जिसके ऊपर गेयर है, पहले गेयर में है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथा जो है इसका मोस्ट एग्रेसिव मोड है, जिस पे ये मैक्सिमम स्पीड जो है वो अचीव करता है। और चौथे गियर के ऊपर अगर आप इसको चलाते हैं कॉन्स्टेंटली, मतलब पूरी आप इसकी राइड करते हैं चौथे गियर पे और हर वक्त इसको खिंच के रखते हैं, तो फिर ये बेयरली तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर अचीव करता है। अगर आपको इसकी मैक्सिमम माइलेज अचीव करनी है जो कि 120 किलोमीटर क्लेम है, तो वो तो खैर मैं अभी तक 120 तो नहीं अचीव कर सका, बिकॉज कभी मैं बंदा ज़्यादा तेज़ कर लेता हूँ, कभी आहिस्ता कर लेता हूँ। लेकिन अगर ऑन एवरेज आप इसको 3rd गियर या 3 मोड में चलाएँगे तो ये तकरीबन 100 किलोमीटर आपको दे देता है। बाकी ड्राइविंग कंफर्ट में इट्स मच बेटर दैन प्रीवियस 2 मॉडल, और इसकी जो स्मूथनेस है वो बड़ी अच्छी है। अब मैं इसको 4th गियर में चला रहा हूँ इस टाइम पे, तो जो एक कहते हैं ना झटकों पे, खड्डों पे बहुत ही स्मूथ है, वेरी इजी टू मनूवर है। और
प्रोडक्ट में कोई इस तरह का वो नहीं है, कोई झटके नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स तैयार जो है मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स जो है ट्राई किए हैं, उनमें से अक्सर में जो है ना वो आपको बहुत लैगिंग साउंड भी आती है, ख़ास तौर पे अगर जब हमारे यहाँ पे खड्डों के दरमियान कहीं सड़क आ जाती है तो आपको फील होता है कि यार ये मैंने जानबूझ के क्या खड्डों के दरमियान सुना। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि ये नई बनी हुई खड्डे हैं जिनमें कहीं कहीं सड़क भी है। सो खड्डों के अंदर जब ये बाइक लगती है तो इसकी जो फीलिंग है या आवाज़ है वो बड़ी स्मूथ है, तो उस लिहाज से बेहतर है। हैंडलिंग भी सही है, अगर आप कॉर्नर वगैरह पे जाना है, कहीं मोड़ना है तो ग्रिप वगैरह का भी कोई इशू नहीं है। इसमें जो ब्रेक्स हैं दोनों डिस्क ब्रेक हैं फ्रंट रेयर, विच आर वेरी इफेक्टिव। सो कंफर्ट वाइज ये प्रोडक्ट जो है बेहतरीन है। हैंडलिंग के लिए भी मज़े की है, मतलब आपको मुझे लगता है कि आम मोटरसाइकिल से ज़्यादा सेफ़ इन अ वे है कि मैं इसके अगर आप साइड वाले जो स्टेप्स हैं वो खोल के इसको चलाते हैं और खुदा ना खास्ता अगर आप गिरते हैं, जो कि मेरे साथ हुआ है 1-2 दफ़ा, तो ये आपको सेव कर लेता है उस लिहाज से। ब्रेक्स की एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है। टायर इसमें 12 इंच के रिम है, ट्यूबलेस टायर है और साइज़ वाइज भी इसका साइज़ ऐसा है कि बड़े आप आराम से मनूवर करके किसी भी गैप से निकल भी सकते हैं। और स्पीड अगर आपको जल्दी है तो इसका जो 4th मोड है, मैं इसमें 4th मोड पे जा रहा हूँ, 70 स्पीड है, विच इज़ वेरी गुड। और एकदम अगर आपको ब्रेक करनी है तो ब्रेक की भी एफिशिएंसी बेहतरीन है। अवश्य मतलब इंसान की ख्वाहिशें तो बहुत ज़्यादा होती हैं कि ABS ब्रेक भी होती है, बट ABS ब्रेक की मेरा ख्याल है भी इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो इसकी टॉप स्पीड है वो 70 है और वो अचीव करते हुए आपको थोड़ा टाइम लगता है। बाकी विद इन सिटी ड्राइविंग के लिए मेरे ख्याल से बेहतरीन मशीन है। और इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन में हमेशा रिपीट ये बात करता हूँ कि जब भी आएगा वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के थ्रू ही आएगा, बिकॉज इसके जो यूनिट इकनॉमिक्स हैं वो बड़े कहते हैं इम्प्रेसिव हैं। एक दफ़ा इसको आप चार्ज करते हैं तो आपके 2 से 2.5 यूनिट लगता है बिजली का, विच इज़ अराउंड, अगर हम आज का रेट लगा लें तो 150 रुपये आप समझ लें। तो 150 रुपये में अगर ये 100 किलोमीटर भी चल रही है, जो कि आप इसको थोड़ा एग्रेसिव उस पर चलाएँ तो 100 किलोमीटर चल जाती है। अगर आपने बहुत ज़्यादा इससे आउटपुट लेनी है तो आप इसको सेकंड गियर पे चलाएंगे, जिस पे आपकी स्पीड रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। बट अगेन अगर आप बहुत कोई गुंजानबाद एरिया में हैं या ऐसी जगह पे हैं जहाँ रश बहुत ज़्यादा है तो येस यू कैन कम क्लोज टू वॉट 110 किलोमीटर मैक्सिमम। बट चले हम एक उसको जो कहते हैं ना कंजर्वेटिव टारगेट से लेके चलते हैं और अगर 100 की हमें माइलेज देती है तो 1.5 रुपये किलोमीटर इसकी कॉस्ट आती है, एज़ अपोज टू 3-3.5 रुपये किलोमीटर, जो कि अगर आप 70 की बाइक जो है वो आती है उसको कैलकुलेट करें तो होती है। बट इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 70 से कहीं ऊपर है, इसका कंफर्ट 70 से बहुत ऊपर है। सबसे मज़े की बात ये है कि आप इसको चला रहे हैं, कोई वाइब्रेशन, कोई शोर, कोई आपको ना ऐसी चीज़ फील नहीं होती कि आपको बड़ा कोई मेहनत कर रहे हैं। ऑन अदर हैंड अगर आप 70 बाइक चलाएं या 125 चलाएं तो एक तो उसकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा होती है, दूसरा आपको ऐसे लगता है कि शायद आपने उसको ऑन योर शोल्डर लिफ्ट किया हुआ है, या जब आप चला के आते हैं तो एक ड्राइविंग फटीग होती है। इसमें कोई फटीग नहीं है, बड़ी कंफर्टेबल है, कोई शोर नहीं है, आवाज़ भी कोई नहीं है। जैसे मेरे आगे बाइक जा रही है उसकी तो आवाज़ माशाल्लाह आवाज़ से पता लगता है कौन सा ब्रांड है। सो उस लिहाज से नॉइज़लेस है। इसके अलावा यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है, USB चार्जिंग दी गई है। इसकी जो पॉकेट आई है मुझे लगता है थोड़ी और डीप होनी चाहिए थी, इंसान को अपनी पॉकेट भी डीप होने की ख्वाहिश होती है, लेकिन इसकी इसलिए है बिकॉज इसमें मैंने फ़ोन रखा था और खड्डों में वो जो है ना बाहर आके सड़क पे गिर गया और उसकी स्क्रीन टूट गई। सो उस लिहाज से मुझे लगता है कि उतना वो नहीं है। वैसे इसके अंदर 25 लीटर का जो पीछे स्टोरेज टैंक है वो भी है, बट जनरली आप अगर राइड कर रहे हो और अगर आपने सामने सामान रखना है, अगर ये थोड़ा सा और डीप हो जाता तो बेहतर था। इसके अलावा चार्जिंग इसकी डॉक भी बिल्कुल USB के साथ, बाइक की अपनी चार्जिंग की जो पोर्ट है वो भी है। मीटर बहुत खूबसूरत है, मीटर के अंदर आपको तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उसमें आपके इंडिकेटर आ रहा है कि आपकी इंडिकेटर ऑन है नहीं ऑन, बैटरी की चार्जिंग, कितने किलोमीटर चल चुका है और स्पीड आती है जो कि सारी डिजिटल फॉर्मेट में है। और एक अच्छी चीज़ इसकी है कि आपको धूप के अंदर भी इसकी विजिबिलिटी बेहतर है। सो ओवरऑल राइड के नंबर पूरे हैं, कंफर्ट के नंबर पूरे हैं, हैंडलिंग के नंबर पूरे हैं। एक चीज़ जो कि अभी भी मुझे कमी फील होती है वो ये है कि इसके जो स्विचेज़ हैं उनके अंदर अगर लाइट होती और रात के टाइम हमारे गांव में अगर बिजली आ जाती तो रात के टाइम ड्राइविंग जो है ना बड़ी बेहतर हो सकती थी। अभी ये कि रात के टाइम आपको ये सारे स्विच याद करने पड़ते हैं कि ये कहाँ पे है, ये इशू है। सो इन द एंड टू समराइज दिस, मेरे ख्याल से अगर आप इसको जो इसकी चार्जिंग इसकी जो क्लेम रेंज है 120 किलोमीटर वो लेना चाहते हैं तो आपको इसको सेकंड गियर में चलाना पड़ेगा। सेकंड गियर का मतलब ये है कि इसकी स्पीड जो मैक्सिमम होगी वो 25 से 30 होगी। वो मेरा ख्याल से थोड़ा बहुत नहीं, मतलब काफ़ी ट्रबलसम हो जाता है कि स्पीड पे चलाना। बट ऑन एन एवरेज स्पीड अगर आप इसको थर्ड गियर पे चलाएंगे जो कि तकरीबन आपको मैक्सिमम 45-50 की स्पीड पे लेके जाएगा, उस पर आप इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 110 किलोमीटर तक ले सकते हैं। मैं ज़्यादातर इसको फोर्थ गियर में चलाता हूँ और फोर्थ गियर में अगर आप इसको बगैर सोचे चलाएं कि जी मैंने इससे चार्जिंग रेंज लेनी है कि नहीं लेनी, तो ये एक ऐसी आप समझ लें कि वो है कि एक पैराडाइम शिफ्ट है। आपको अपनी आदत चेंज करनी पड़ती है। तकरीबन उस पर ये 70 किलोमीटर चल जाती है
ऑन एवरेज डे आप 70 किलोमीटर से ज़्यादा बाइक नहीं चलाते, तो मुझे ये लगता है कि आपको अपनी एक हैबिट बनानी पड़ती है कि आप इसको रोज़ रात को आके जैसे अपने मोबाइल को आप चार्जिंग पे लगाते हैं, इसको भी चार्जिंग पे लगा दें। अब सबसे एंड पे आ जाते हैं प्राइस की बात, और ये कहाँ से मिलेगी। सो इसकी जो प्राइस है वो 3 लाख रुपए है, और आपको इसको ख़रीदने के लिए कहीं नहीं जाना, नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर पे प्रोडक्ट अवेलेबल है, ऑर्डर करें, आपको डोर स्टेप डिलीवरी मिल जाएगी। आम 70 सीसी बाइक से भी ये बाइक सस्ती पड़ती है। सस्ती के अलावा एक मुझे ये लगता है कि इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो फ्यूचर है, वो किसी भी कंपनी की हो, बट डिपेंड ये करेगा कि हमारे मुल्क में चार्जिंग नेटवर्क कैसा बनता है, आने वाले जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो आपको आफ्टर सेल सर्विस कैसे देते हैं। वैसे तो एक इलेक्ट्रिक बाइक है, इसमें कोई दोबारा आपको धुआने के लिए ज़रूरत नहीं है, ना इसमें चेन है, ना इसमें कोई मेंटेनेंस पार्ट है। बट अगर खुदा ना खास्ता इसका कोई शीशा टूट जाता है, इंडिकेटर टूट जाता है, लाइट टूट जाती है, या कोई भी ट्रबल शूटिंग होती है, तो वो रिस्पांस कैसा देते हैं। अभी कंपनी का क्लेम ये है, और मेरे साथ तो एटलीस्ट ये है, कि अगर मुझे कोई इशू होता है तो मेरे डोर स्टेप पे आके वो रिपेयर कर सकते हैं। आम कस्टमर के साथ भी अगर उनकी सर्विस लेवल ऐसा रहेगा तो आई थिंक कि ये एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट होगी, बट टाइम विल टेल। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे बाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।